हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इसमें एक फिगर ड्रा करना होगा। तो मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव है जिसमें दो बिंदु आवेश लगे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी 2a है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो आपको पता ही है कि इधर की तरफ होगा, माइनस से प्लस की ओर, ये द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं S। और हमको इस बिंदु पर हम लोगों को ज्ञात करना है इस द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, और ये दूरी है r, तो सदिश r की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। और मान लेते हैं कि ये सदिश r डाइपोल मोमेंट से थीटा कोण बना रहा है। ओके, तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो इसको लिख लेते हैं। माना एक द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु S पर विभव ज्ञात करना है तथा सदिश r द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण बनाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ओके, अब आप लोग पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। तो हमको यहाँ पे विभव ज्ञात करना है, तो यहाँ पर तो बड़े आराम से हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं। बस हमको पता होना चाहिए कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से इस बिंदु S की दूरी कितनी है। तो हम लोग उसके लिए मान लेते हैं कि प्लस क्यू से R1 दूरी है और माइनस क्यू से R2 दूरी है। ओके, तो इसको भी लिख लेते हैं। यदि आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से बिंदु S की
दूरी क्रमशः R1 तथा R2 हो तो R1 तथा R2 हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु S पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2, ये आपको पता है पहले से, और ये बराबर हो जाएगा, अथवा V बराबर, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमने तो ये R1 और R2 माना है, खुद से दिया क्या है हमको, थीटा दिया गया है, ये 2a दिया गया है, ये 2a दिया गया है और r दिया गया है, यानी कि हमको R1 और R2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमने माना है। तो हम लोग करते क्या है थ्योरी में कि हम लोग जो दिया गया रहता है उसी टर्म में हम लोग फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे R1 और R2 हमने माना है और दिया गया है RA और थीटा, तो हमको इस टर्म में लाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो देखते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु से दूरी लिया गया है, इसका मतलब ये दूरी A होगी और ये दूरी भी A होगी। ओके, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखेंगे कि मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे माध्यम दिया नहीं गया है। तो अब और आप लोग ये याद रखेंगे कि जब माध्यम नहीं दिया गया रहता है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो निर्वात में रखा है, और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ऊपर ही लिख लीजिएगा कि ये निर्वात में रखा है। ओके, लेकिन अगर माध्यम नहीं दिया गया रहता है तो हम लोग जनरली मान लेते हैं कि वो निर्वात में ही रखा है। अगर माध्यम दिया गया रहता तो हम लोग एप्सिलॉन यूज़ करते, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग तथा ज्यामिति से, आप लोगों ने मैथ में ये पढ़ा है, ज्यामिति से आप लोगों ने ये पढ़ा है कि R1 और R2 निकाल सकते हैं हम लोग, अगर ये एंगल थीटा पता है तो क्या आएगा, R1 स्क्वायर बराबर आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कास थीटा, ये हो जाएगा समीकरण 2। और R2 स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कास थीटा, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब ये कैसे आएगा आप लोग पूछेंगे, तो आप लोगों ने वैसे तो मैथ में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं तीसरा वाला प्रूफ करता हूँ, दूसरा आप लोग अपने से प्रूफ कर लीजिएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, तो तीसरा वाला तो अधिक कोण की कंडीशन में है। देखिए यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ये R2 दिया है, ये R है और ये A है। तो मैं ये फिगर बनाता हूँ, हम लोग इस फिगर को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ओके, ये है 180 माइनस थीटा, ये है A, ये है R2 जिसको हम लोगों को ज्ञात करना है, और ये है R। तो हम लोग R2 कैसे ज्ञात करेंगे, अगर समकोण रहता तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते, लेकिन ये समकोण नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय के लायक बनाएंगे, यानी कि इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो अगर हम लोग एक यहाँ पे लंब खींच दें और इसको यहाँ से मिला दें, तो आपको पता है कि ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये दूरी जो है, इतनी दूरी ये हो जाएगी, ये R है तो ये R कास थीटा हो जाएगा, और ये कितना होगा फिर, ये R साइन थीटा होगा।
ओके। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया है, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका कि कर्ण है R2 और आधार है A प्लस आर कास थीटा और लंब है R साइन थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो R2 स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर A प्लस आर कास थीटा का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2AR कास थीटा और प्लस ये प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं आप लोग कि आंसर आ चुका है। R स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लें तो अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर, ये A स्क्वायर पहले से है, ये प्लस 2AR कास थीटा हो गया। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है और यही बात आप लोग इसके लिए भी निकाल सकते हैं। न्यून कोण के लिए, ये अधिक कोणीय के लिए था, आप लोग न्यून कोण बना के आप लोग एक लंब डाल लीजिएगा तो ये भी आ जाएगा। ओके, तो हम लोगों को खाली इसको यूज़ करना है, इसलिए हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करने नहीं जा रहे हैं। ये मैथ में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो हमको ये समीकरण 2 और समीकरण 3 मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसको भी इतना ईजिली नहीं कर सकते, हम लोग इसको ईजी बनाते हैं। अब आपको पता है कि जो भी द्विध्रुव होता है, आपको शायद नहीं पता है लेकिन आप लोग जान जाइए द्विध्रुव कब बनता है, जब दो परमाणु पास पास में होते हैं, दो परमाणु पास पास में होते हैं तब द्विध्रुव बनता है। तो अगर कोई बिंदु हमको जिस पर की विभव ज्ञात करना है वो इन दोनों की बीच की दूरी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग वही केस इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम लोग नज़दीक वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यदि R को A की तुलना में अधिक बड़ा माना जाए तो R हो जाएगा बहुत ही बड़ा A से, ठीक। तो अतः समीकरण 2 से हम लोग लिख सकते हैं क्या, R1 स्क्वायर बराबर, अगर R स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर अपान R स्क्वायर माइनस 2A अपान R कास थीटा। ओके, हमने ले लिया है R जो है बहुत बड़ा है A से, यानी कि A भी छोटा है इससे, तो A स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है और भी छोटा हो जाए। जैसे कि अगर 0.1 है, मान लेते हैं A का मान 0.1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, ये तो और छोटा हो गया। और R बड़ा है और हम लोग मान लेते हैं कि ये R जो है 2 है, तो R का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यानी कि A स्क्वायर अपान R स्क्वायर किया, A अपान R रहता तो 0.1 अपान 4 होता, लेकिन A स्क्वायर अपान R स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, 0.01 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो ये तो और भी छोटा हो गया, यानी कि हम लोग इसको 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधे कर देंगे, ये हो जाएगा 0, क्योंकि R बहुत बड़ा है A से, तो ये हो गया 0। अथवा R1 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर 1 माइनस 2A कास थीटा अपान R। ओके, इसको बना दीजिए समीकरण 4। इसी प्रकार हम लोग बना सकते हैं R2 स्क्वायर को R स्क्वायर 1 प्लस 2A कास थीटा डिवाइडेड बाई R। ये हो गया समीकरण 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को पता करना है 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू, लेकिन अभी तक हमको पता चला है R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू। तो हम लोग निकालते हैं 1/R1 कितना होगा,
समीकरण 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/r1 तो स्क्वायर को हम उधर भेज सकते हैं लेकिन अभी नहीं भेजते हैं। 1/r1 बराबर हो जाएगा 1/r², इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2a cos थीटा बटा r के घातांक -1। ओके, हमको तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगा कि इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा किए तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब हम लोगों को पता करना है 1/r1, तो 1/r1 बराबर हो जाएगा, ये तो घातांक खत्म, 1/r हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2a cos थीटा बटा r की घात -1/2। अब आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थियरम कहते हैं इसको। द्विपद प्रमेय के अनुसार नहीं लिखेंगे, का उपयोग करने पर हम लोग लिख सकते हैं 1/r1 बराबर 1/r, ब्रैकेट में आएगा 1 + a cos थीटा बटा r। अब ये कैसे आ गया, चलिए देखते हैं। द्विपद प्रमेय क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। द्विपद प्रमेय में अगर कोई घातांक के रूप में लिखा है, जैसे 1 + x⁴n, तो इसका प्रसार करके हम लोग इस घात का मान निकाल सकते हैं कि इतने के पावर इतना होगा कितना। जैसे कि आपको कह दिया जाए 1.5 के पावर 20 कितना होगा, तो आप लोग कैसे पता करेंगे, नहीं पता चल पाएगा। तो उसी के लिए ये द्विपद प्रमेय दिया गया है, तो हम लोग इसी प्रमेय का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन होता कितना है, 1 + nx + n-1 x² बटा 2 फैक्टोरियल प्लस ... शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर x जो है काफ़ी छोटा होता है तो क्या होता है, ये हायर आर्डर टर्म, मतलब हायर घातांक वाले जितने भी ये टर्म हैं, ये सारे के सारे जीरो कर दिए जाते हैं। तो हम लोग खाली यूज़ करते हैं कितना, खाली इतने का इस्तेमाल करते हैं, 1 + nx का। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों ने r को a के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा माना हुआ है, तो ये जो टर्म है ये तो पक्का है कि 1 से छोटा ही है, और अगर 1 से छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इतना ही, बस 2 ही टर्म लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 - यहाँ पे क्या लिखा है, x की जगह पे 1 - x लिखा हुआ है ना। अगर हम लोग इस पूरे को x माने, इसके जैसे बनाना चाहें तो ये पे 1 + -2a cos थीटा अपान r, यानी कि x की जगह पे -x है और n की जगह पे -1/2 है। ठीक, तो इसका एक्सपेंशन क्या करेंगे, 1 + n का मान -1/2, x का मान -2a cos थीटा बटा r, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा a cos थीटा बटा r, तो a cos थीटा बटा r हो गया। ये हो गया समीकरण 6। इसी प्रकार 1/r2 जो आएगा वो होगा 1/r, और ब्रैकेट में आएगा 1 - a cos थीटा बटा r आ जाएगा। अब हमको मिल गया दोनों मान, कौन कौन सा, 1/r1 का भी 1/r2 का भी। ठीक है, तो समीकरण 1, 6 तथा 7 से हम लोग लिख सकते हैं v बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/r1 का मान आया है ये वाला 1/r1 + a cos थीटा बटा r, माइनस 1/r2 का मान आया 1/r1 - a cos थीटा बटा r। सारे मान मिल गए तो सारे मान रख दिए। अब अगर आप लोग इसको हल करें
तो देखेंगे कि 1/r इसमें गुणा करके आएगा 1/r जो कि कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा वह a cos थीटा अपान आर स्क्वायर और यहाँ पे आएगा प्लस a cos थीटा अपान आर स्क्वायर, यानी कि 2a cos थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये मान मिल जाएगा अथवा v बराबर आएगा Q/4πε0, ये हो गया इंटू 2a cos थीटा अपान आर स्क्वायर। और अगर आप लोग देखें तो 2a इंटू क्यू को हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट, p cos थीटा अपान 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। इतना हमारा v का मान मिल जाएगा और यही आंसर भी है। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख करके हमारा आज का काम पूरा हो जाएगा इसके बारे में। ओके, तो ये हो गया v। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप लोग को देखेंगे यहाँ पे कि p की दिशा इस तरफ है, r की दिशा इस तरफ है। तो r की दिशा में एक इकाई सदिश हम लोग मान सकते हैं r कैप, ठीक है। तो अगर r कैप और p के बीच एंगल थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि p cos थीटा बराबर p वेक्टर डॉट r कैप वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए v अब हमको मिल जाएगा 1/4πε0 p वेक्टर डॉट r कैप बटा के आर स्क्वायर। ये कब मिला हमको? जबकि r जो है बहुत बड़ा है a के। यही आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर हो 0 डिग्री, इसका मतलब क्या कि सदिश r और p दोनों एक ही दिशा में हो जाएं। यहाँ पर भी देख लीजिए, यदि थीटा 0 हो जाएगा इसका मतलब r भी इधर रहेगा और p भी इधर ही है, यानी कि जो ये बिंदु S है वो इसी अक्ष पर ही आ जाए, ठीक है। तो हम लोग लिखें अगर यहाँ पे यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो v बराबर 1/4πε0 p/r स्क्वायर होगा। नंबर दूसरा, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री तो cos थीटा का मान हो जाएगा -1, v बराबर हो जाएगा -1/4πε0 p/r स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं? नंबर थ्री में लिखेंगे कि 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि द्विध्रुव द्वारा अधिक दूरी पर, क्योंकि हम लोगों ने दूरी को बड़ा माना है, अधिक दूरी पर उत्पन्न विभव 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि किसी एक आवेश के लिए, यहाँ पे 2 आवेश हैं, एक आवेश के लिए विभव, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, विभव 1/r के
अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये कैसे पता चला? आप लोगों ने इसको तो पढ़ा ही है ना कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R किसी एक आवेश के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे केवल 1/R पे डिपेंड कर रहा है, ये सारे तो कांस्टेंट है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या मिला? द्विध्रुव के केस में 1/R² के प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, तो यही स्पेशल बात है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, अब हमारी अगली हेडिंग है बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। बाह्य क्षेत्र का मतलब है कि हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं जो किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्र कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। ठीक है, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो +Q तथा -Q आवेशों से बना है तथा दोनों आवेश 2a दूरी पर रखे हैं। ठीक है, माना इस द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर चित्रानुसार रखा जाता है। अब चित्र बना लेते हैं। एक द्विध्रुव है, दो आवेश हैं और दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं -Q बिंदु आवेशों। तो ये हो गया आवेश, एक रहा -Q, दूसरा रहा +Q। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र मान लिया हम लोगों ने इधर की तरफ लगाया है। और ये विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान। एक समान का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर रहेंगी। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और कहा गया है कि इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है। थीटा कोण पर रखने का मतलब है कि इसकी अक्ष से थीटा कोण पे हम लोग रखे हुए हैं। ओके, तो ये रहा हमारा फिगर। अतः वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होगा P × E अथवा
हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लें तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा लिखा जा सकता है। एक और बात, अब जब हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले टॉपिक में कि द्विध्रुव को अगर एक समान क्षेत्र में रखा जाता है तो जितना बल इस पे लगता है पॉजिटिव चार्ज पे, उतना ही बल नेगेटिव वाले पे लगता है, इसीलिए इसमें कोई रेखीय विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग किसी कोण पे रखे हैं तो इसमें कोणीय विस्थापन जरूर होगा, क्योंकि इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। इधर की तरफ इस पर बल लग रहा है, इधर की तरफ इस पर एक बल लग रहा है, विद्युत बल। ठीक है, दोनों पे समान बल लग रहा है और दोनों की प्रवृत्ति क्या है, इसको घुमाने की है, यानी कि एक बल आघूर्ण लगता है। इसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। तो ये बल आघूर्ण इस पर लगेगा। अब ये बल आघूर्ण क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा। घुमाएगा किधर, इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में करेगा। इसको विद्युत क्षेत्र में दिशा करने की क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसकी दिशा जब तक इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं हो जाएगी तब तक ये इस पर बल आघूर्ण लगेगा। जैसे ही इसकी दिशा में हो जाएगा बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग इस बल के विरुद्ध, मतलब इस बल आघूर्ण के विरुद्ध एक आघूर्ण लगाएं तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि संरक्षी बल है विद्युत बल, और विद्युत किसी भी संरक्षी बल में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। अतः इस बल आघूर्ण के विरुद्ध द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में बाह्य बल द्वारा, बाह्य स्रोत द्वारा, क्योंकि हमको कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य डी डब्लू बराबर होगा टाउ डी थीटा। अब आप कहेंगे आपको तो केवल एफ डॉट डी आर पता है, ये डी थीटा कहाँ से आ गया। तो आप लोगों को केवल सिलेबस में रेखीय विस्थापन के लिए कार्य को पढ़ना था, इसलिए वो बताया गया। जब घूर्णी गति में हम लोग कार्य निकालते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ पे बल को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं टार्क से, मतलब बल आघूर्ण से, और जो रेखीय विस्थापन रहता है डी आर, वहाँ पे हम लोग कोणीय विस्थापन लिखते हैं। बस इसको आप लोग याद कर लीजिए, आपके काम आएगा। अतः द्विध्रुव को कोण थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य W हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखें कि डी डब्लू पहले 0 था, कार्य हो गया W, और ये पहले थीटा 0 था, बाद में हो गया थीटा टाउ डी थीटा। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इस समय आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये सब समझ में आ जाएगा। डी डब्लू का इंटीग्रेशन हो जाएगा W 0 से W, ये बराबर हो जाएगा टाउ डी थीटा। अब टाउ का मान हम लोग निकाले हैं, थीटा 0 से थीटा, टाउ का मान निकाले हैं पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब न तो P डिपेंड करता है थीटा पे, न तो E डिपेंड करता है थीटा पे, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे कांस्टेंट। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन पी ई, इसको बाहर निकाल लेंगे, थीटा 0 से थीटा
ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। अब देखिए ये इसमें एक बार डब्लू मान रखना है -0, तो इसका मतलब ये हो गया डब्लू बराबर पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कास थीटा थीटा 0 से थीटा। ठीक है। ये बराबर हो गया पी ई, एक बार थीटा रखेंगे तो माइनस कास थीटा आएगा, फिर थीटा 0 रखेंगे तो प्लस थीटा 0 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कास थीटा 0 माइनस कास थीटा। ठीक है। अब आप लोग पढ़ चुके हैं कि चूंकि बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, पहले तो था, बाद में कितना हो गया U2 माइनस U1 होता है परिवर्तन, तो बाद में था थीटा, इसका मतलब U थीटा, पहले था U थीटा 0। ठीक। इसका मान हो जाएगा कार्य के, और ये बराबर है पी ई कास थीटा 0 माइनस कास थीटा। ओके। यही द्विध्रुव के लिए एक समान क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का परिमाण होता है। अब अगर हम लोग सुविधानुसार यदि थीटा 0 बराबर π/2 पर U थीटा 0 बराबर 0 माना जाए, क्यों माना जाए, हम लोग सुविधा के लिए मान रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि ये उसका फार्मूला हमको मिला है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इतना होता है। ये हमारे मानने के ऊपर है। अगर हम लोगों ने थीटा 0 90 मतलब थीटा 0 90 पर हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा को 0 माना है, तो उसके आगे क्या हो सकता है ना। तो हम लोग केवल मान करके ऐसा कर रहे हैं, मानने के लिए कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे किताबों में यही मिलेगा आपको कि थीटा बराबर π/2 पर आपको 0 मान लेना है। ठीक। तो यदि थीटा बराबर π/2 पर U थीटा 0 माना जाए, तब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, U थीटा ये तो हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा पी ई, और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि कास 90 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा माइनस कास थीटा। ठीक। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन हमको मिल गया P.E, इसको लिख सकते हैं P.E, चाहे E.P लिखिए चाहे P.E लिखिए, हमेशा उसका परिमाण कितना होगा, P.E कास थीटा ही होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सप्रेशन बनाने के लिए ही हम लोगों ने थीटा बराबर π/2 पर U थीटा को 0 माना है। ओके। अब देखिए इसमें कुछ विशेष स्थितियाँ हैं। विशेष स्थितियाँ क्या है। नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तब U बराबर हो जाएगा, इसमें 0 रखिए तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस PE हो जाएगा, जो कि न्यूनतम मान है स्थितिज ऊर्जा का, न्यूनतम मान है स्थितिज ऊर्जा का। और आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थायित्व बढ़ जाता है ना। तो अतः द्विध्रुव क्षेत्र में अस्थायी संतुलन में होता है।
नंबर दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 अंश या 270 अंश, तब u बराबर होगा 0। ये तो हम लोगों ने पहले ही माना है। नंबर तीसरा, और इस स्थिति में यह स्थायी नहीं होगा, इसकी अपेक्षा कम स्थायी होगा, क्योंकि इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम नहीं है ना, क्योंकि माइनस पी जो है 0 से तो कम होता है। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। नंबर तीसरा, यदि थीटा 180 डिग्री हो तब u बराबर होगा PE, जो कि अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। अतः इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। जब तक हम लोग बाह्य स्रोत से बल लगाए रहेंगे तब तक ये संतुलित रहेगा। जैसे ही बल हटाएंगे वो अपने न्यूनतम अवस्था में जाने का प्रयास करेगा, संतुलन में होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म।